अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। कल आपने देखा होगा महफूजशुदा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा के उनके पास डेटा जमा कराया, उस पर यह कहना था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि तहरीक इंसाफ अपने मौजूदा आइन के मुताबिक फ्री एंड फेयर और मुनसिफाना इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। और जून 10 2022 को जो इंतखाबात हुए थे और जिसकी डिटेल्स उनके पास सबमिट की गई थी वो इंतहाई मुतनाज़े हैं और काबिल एतराज़ हैं। अब 20 दिन का वक्त दिया गया कि जनाब दोबारा इंतखाबात कराएं, लेकिन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, मुनसिफाना होने चाहिए। ना हुए तो फिर हम अपना जो इलेक्शन एक्ट में शिक नंबर 215 के सब सेक्शन 5 में इख्तियार है वो इस्तेमाल करेंगे, यानी कि बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बैलेट पेपर पर नहीं होगा। कल फैसला आया था, आज की अगर बात की जाए तो 18 दिन अब बाकी बचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या पॉलिसी होगी वो एक अलग सवाल है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हमारे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे। लेकिन एक सवाल जो जहन के अंदर आता है वो ये है कि ओवरऑल ये जो पार्टीज़ के अंदर इंतखाबात होते हैं, जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं, ये फ्री एंड फेयर होने से मुराद है क्या? और किस किस्म के इंतखाबात होते हैं? कल आसिफ अली जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया, उसमें उनसे जब पूछा गया तो वो क्या फरमा रहे थे अपनी पार्टी में होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के बारे में, पहले ज़रा वो सुनिए। आसिफ अली जरदारी साहब बता रहे थे कि पब्लिक ओपिनियन होता है, कोई पर्ची डाल के इलेक्शन नहीं होता। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की, वही जो सवाल हामिद मीर साहब ने उनसे पूछा था कि क्या वाकई इलेक्शंस होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि जी हकीकी जमहूरियत तो पार्टीज़ के अपने अंदर नहीं है। वो जरदारी साहब ने बड़ा खुला वाशगाफ अल्फाज में बगैर लगी लिपटी के उन्होंने बता दिया कि क्या आपका ये ख्याल है कि मेरी पार्टी में मेरे खिलाफ जाने की कोई जरूरत करेगा, कोई और चेयरमैन खड़ा होने की या सदर खड़ा होने की कोशिश करेगा? तो खैर एनीवेज इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। गेस्ट्स का मैं आपके साथ तारुफ करवा देता हूँ। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब। उनके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब मौजूद होंगे। खलील ताहिर सिंधु साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर लीडर हैं और साबिक सेक्रेटरी, साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर यासीन आज़ाद साहब भी हमारे साथ हैं। मैं तैमूर तालपुर साहब आपसे आगाज़ करता हूँ। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से वैसे तो जरदारी साहब ने बता दिया है, वाकई यूँ होते हैं, कोई वोट शोट नहीं डलते वहाँ पे, कोई पर्चियाँ नहीं होती। तो फिर ये आपके ख्याल में ये मुनसिफाना इंतखाबात पार्टी के अंदर होना, इससे क्या मुराद हो सकती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कराया है और इलेक्शन जिस तरफ से जो ओपिनियन जिनका आता है, जिस तरफ से लोगों की डिमांड होती है उसी तरफ होता है। और आपको पता होगा पीपल्स पार्टी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बातें बयान करते हैं, जो खुल के बात करते हैं, और जरदारी साहब उस चीज को अप्रिशिएट करता है कि जो जिसके दिल में बात हो वो निकल के आनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो उनका सिस्टम साफ सुथरा है। जिस तरफ जो मेजॉरिटी कहती है उसी तरफ हमारे फैसले होते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली वो जरदारी साहब खुद कह रहे थे ना कि कोई है ऐसा दोस्त पार्टी के अंदर जो मुझसे इख्तलाफ कर सके। खलील ताहिर सिंधु साहब, आपकी पार्टी में इलेक्शंस कैसे होते हैं? आप समझते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, ये जो साथ उन्होंने कहा है कि जी फ्री एंड फेयर और मुनसिफाना इंतखाबात कराने में नाकाम रहे हैं, इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात थे जो तहरीक इंसाफ के पिछले थे, आपकी पार्टी में भी यूँ ही नहीं होता सर? मतलब पर्चियाँ तो नहीं डाली जाती, बस वो लोगों की राय ली जाती है। बहुत शुक्रिया क्योंकि यासीन आज़ाद साहब हमारे सादों में से हैं, वो बैठे हैं, और ज्यादा अच्छी रोशनी डालेंगे। लेकिन हमारे तो ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो कागजात जमा करवाते हैं अपने हर सीट पे, जो भी सीट जिस सीट पे भी इलेक्शन होना है जी। उसके बाद किसी की मर्जी है वो विड्रा करा ले या फिर कंपटीशन हो जाए, लेकिन मेजोरिटी यही होता है कि लोग विड्रा कर जाते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसका जो प्रोसीजर है इलेक्शन एक्ट के तहत वो पूरा किया जाता है। फिर उसके बाद जो बोर्ड होता है वो उसको अनाउंस करता है और पूरे पंजाब के पाकिस्तान की मीटिंग बुला के उसमें से फिर उसकी राय भी ली जाती है। लेकिन उससे पहले जितना प्रोसीजर है वो मुकम्मल किया जाता है। नहीं पंजोता साहब बैठे हैं, इनको पता है। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब बहुत काबिल एहतराम हमारे लिए, और ये अभी अहमद खान साहब भी बहुत काबिल एहतराम। इन्होंने भी लास्ट जो पहले इलेक्शन भी हुआ था पीटीआई का, इन दोनों ने पार्टी के ये बानी मेंबर थे, इन्होंने आवाज उठाई थी कि इलेक्शन मुनसिफाना नहीं हो रहे और ये गलत काम हो रहा है। तो आप भी खैर इसका बात तो इलेक्शन कमीशन ही इनको दे सकता है कि क्या मतलब उनका क्या नहीं। मैं आपकी पार्टी में पूछ रहा था, वो जो जरदारी साहब कह रहे थे कि पर्चियां नहीं डलती, वो ऐसे ही होता है ना, पर्चियां तो नहीं डाली जाती वहाँ पे? नहीं, हमारे ऐसे नहीं सर, नहीं, हमारे तो कागजात जमा होते हैं, उनका तारीख करिंदा होता है, तजवीज़ करिंदा होता है। अभी रिसेंट जब इस्लामाबाद में इलेक्शन हुए थे तो बहुत सारे लोगों ने कागजात जमा कराए थे। हाँ, एक बात जरूर है, जिस तरह तैमूर साहब फरमा रहे थे कि लोग अपने अगर डॉक्यूमेंट्स वापस ले लेते हैं या किसी एक के हक में फैसला दे देते हैं तो उसको, लेकिन वो प्रोसीजर जो है वो लाजमी पूरा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट
वो ये है कि अब 18 दिन में तहरीक इंसाफ करवा लेती है, इलेक्शंस रिजल्ट जमा करवाती है, दीगर दस्तावेज हाथ लगा के वो कबूल किया जाता है, नहीं किया जाता वो अलग रख लेते हैं मामला। लेकिन एक जो पॉइंट आ रहा है वो सामने ये आता है कि तोशाखाना का जो केस था उसमें इमरान खान साहब को सज़ा हुई, फिर उसके बाद सेंटेंस सस्पेंड हो गया। सेंटेंस सस्पेंड होने के साथ साथ कन्विक्शन भी सस्पेंड तस्वुर की जाएगी यासीन आज़ाद साहब? जस्ट इन केस, इस वजह से पूछ रहा हूं कि इस पर एतराज़ इलेक्शन कमीशन लगा सकता है अगर दोबारा इमरान खान को उन्होंने चेयरमैन मुंतखब कर लिया इलेक्शंस में। देखिए सर, पहली बात यह है कि हर पार्टी का अपना एक मंशूर है और उस मंशूर के अंदर जो तरीक़ाकार दिया हुआ है उसके मुताबिक आपने अपनी पार्टी के इलेक्शन कराने हैं। और जिस तरह आपने खुद कहा कि मिसाल के तौर पर किसी एक पोस्ट पे इलेक्शन हो रहे हैं, 4 कैंडिडेट आ जाते हैं, 4 आदमी नॉमिनेशन फाइल कर लेते हैं और पार्टी के कहने पे 3 आदमी अपना नॉमिनेशन विड्रा कर लेते हैं, तो जो चौथा होगा वो बिला मुकाबला तस्वर किया जाएगा। लेकिन अगर 2 या 3 मिल के लड़ते हैं तो फिर पार्टी के जो वो लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनके दरमियान वोटिंग भी हो सकती है, हाथ उठा के भी हो सकती है, बैलेटिंग भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है पार्टी के मंशूर पर। अब जो सूरत हाल है जिस चीज़ की तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं वो ये है कि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के दौर में सेनेट के टिकट दिए गए। तो सेनेट के जब टिकट दिए गए तो बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि जनाब ये जो सेनेट के टिकट दिए गए ये पार्टी के टिकट प्रिज्यूम नहीं किए जाएंगे क्योंकि पार्टी लीडर को सज़ा हो चुकी है, लिहाजा पार्टी लीडर जो है ना वो टिकट इशू करने का मजाज नहीं था। अल्टीमेट रिज़ल्ट ये निकला कि जितने लोगों ने सेनेट के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था वो सेनेटर तो मुस्लिम लीग के वोटर ने किया, लेकिन वो प्रिज्यूम ये किया गया था कि वो इंडिपेंडेंट सेनेटर बने हैं, पार्टी के सेनेटर नहीं हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नवाज शरीफ साहब वाले केस में, जब उन्होंने पार्टी लीडर की हैसियत से सेनेट का टिकट इश्यू किया था। उस वक्त उनको नेब की तरफ से सज़ा हो चुकी थी, तो इस ग्राउंड पे कि 426 में उनकी सस्पेंड नहीं हुई थी, लेकिन बाद में सस्पेंड भी हो गई थी। लेकिन सस्पेंड ना होने के बाद भी वो उस वक्त पार्टी के लिए एज ए सरपरस्त आला के थे। अब तो यहाँ से सवाल ये पैदा होता है कि हर पार्टी का जो अपना तरीक़ाकार है, जो उसका मंशूर कहता है, आपने उसके मुताबिक इलेक्शन कराना। सही है। पीटीआई का मंशूर क्या है, मुस्लिम लीग नून का क्या है, पीपल पार्टी का क्या है, हर एक के मंशूर में कोई ना कोई फ़र्क होगा और कोई ना कोई तरीक़ाकार इलेक्शन का दिया होगा। तो जो तरीक़ाकार आपके मंशूर के अंदर है उस तरीक़ाकार के मुताबिक आपको इलेक्शन कराना है। और मे भी जो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया वो पीटीआई के मंशूर के मुताबिक न हो, जिसकी वजह से उन्होंने जजमेंट दिया। जी मैंने उन्होंने कहा कि अपने आइन के मुताबिक ये सेंटेंस का बता दीजिएगा, वो सस्पेंड हुआ है, कन्विक्शन भी साथ सस्पेंड तस्वुर होगी? नहीं, कन्विक्शन नहीं होगी जनाब, जब तक इक्विटल नहीं हो जाता कन्विक्शन अपनी जगह पे बरकरार रहेगी। सस्पेंशन का ये है कि अपील की हद तक जो है ना आपको बेल का एक मौका दिया जाता है 426 सीआरपीसी के अंदर। तो जब आप सस्पेंड करते हैं तो उसको बेल आउट करते हैं, वो 12 आदमी आ जाता है, लेकिन जब तक अपील का फाइनल फैसला नहीं होता वो सेंटेंस अपनी जगह पे बरकरार रहती है। और जब तक वो सेंटेंस अपनी जगह पे मौजूद है उस ऐसी सूरत में आप फिर ये देखना पड़ेगा कि आपको जो पार्टी के मंशूर के मुताबिक आपकी लीगल पोजीशन क्या है। आपने इमरान खान साहब ने आप ये कह रहे हैं कि वो नाअहल तस्वुर हो गया कभी इलेक्शन, अभी फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से वो नाअहल हैं, इवन वो इलेक्शन कंटेस्ट करने का भी हक नहीं रखते। अगर वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे चूँकि उनको सेंटेंस हो चुकी है और सेंटेंस सस्पेंड हुई है, कन्विक्शन अपनी जगह पे बरकरार है, तो वो बैसियत कैंडिडेट के भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। यही पोजीशन मियां नवाज शरीफ साहब की है कि जिन केसों में उनको सज़ा है जब तक उनका इक्विटल का जजमेंट नहीं आता, उनकी सज़ा तो सस्पेंड हो गई ना, लेकिन क्या वो इलेक्शन लड़ सकते? नहीं लड़ सकते जब तक उन अपीलों में फाइनल आर्डर नहीं होता। अगर फाइनल आर्डर होकर इक्विटल हो जाता है तो उनका राइट बन जाएगा, इक्विटल नहीं होता, सजा मेंटेन होती है तो कभी भी नहीं लड़ सकेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं सर समझ गया उस पर। हामिद खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू उस पर डिफरेंट था। वो ये कहते हैं कि सेंटेंस सस्पेंड है तो कन्विक्शन भी सस्पेंड ही तस्वुर की जाती है। खैर हम आगे बढ़ना है थोड़ा सा प्रोग्राम में। मैंने कल आसिफ अली जरदारी साहब ने एक और बात की थी सादा अक्सरियत लेने के हवाले से। 172 सीटें कौन ले सकता है, वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिए।
172 जरदारी साहब के मुताबिक तो कोई नहीं ले सकता। तैमूर तालपुर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की कि पंजाब, सिर्फ पंजाब से 120 से 25 सीटें तो हम ले लेंगे। उसके अलावा आपको पता है जहाँ जहाँ उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अलाइन हुआ है, जहाँ पे आपस में अलाइनमेंट्स हुई हैं, और ओवरऑल PMLN के काफ़ी सारे लीडर्स, मेरा ख्याल है सिंधु साहब भी शायद यही कहेंगे कि हम सादा अक्सरियत ले सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के हालात में सादा अक्सरियत लेना नामुमकिन चीज़ है। एक बात तो हम ज़रूर कह सकते हैं, हम बोस्ट तो इसके बारे में कर सकते हैं, पर हकीकतन ये हालात नहीं है किसी भी जमात के। और क्योंकि और किसी ने क्लेम भी नहीं किया, क्लेम भी राना साहब ने किया था, तो मैं समझता हूँ राना साहब हकीकत से बहुत दूर चल रहे हैं। पंजाब में जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कोई इतने फेवरेबल नहीं है नून लीग के लिए। अभी तक तो मेरे ख्याल से हल्का भी नहीं चूज कर सके कि मियाँ साहब बड़े कहाँ से खड़े होंगे। तो मैं समझता हूँ बात वो करनी चाहिए, अवाम को वो बताना चाहिए जो हकीकत से मबनी हो, हकीकत से दूर ना हो। आपके ख्याल में तैमूर भाई, पंजाब में किसके लिए हालात फेवरेबल हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए, अगर PMLN के लिए नहीं है? मैं समझता हूँ अभी पंजाब में ओवरऑल हालात काफी डिफरेंट हैं। उम्मीद रखता हूँ कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा हालात कुछ बेहतर होते जाएंगे। बड़ी तो दो ही जमातें ना, तहरीक इंसाफ है और PMLN है। अगर इनके लिए नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए होंगे। देखिए, तहरीक इंसाफ के जो हालात हैं वो आपके मेरे सामने हैं। हमें अभी ये भी नहीं पता कि बल्ले का निशान होगा भी या नहीं होगा। ये पॉइंट। फिर PMLN के खिलाफ भी काफी नाराजगियां हैं, मैं समझता हूँ। और फिर ये भी सोचा जाएगा कि जो PTI अगर का सिंबल नहीं आता बल्ले का, तो क्या वो जो PTI के सपोर्टर्स हैं, जो कि काफी नंबर्स में है, क्या वो घर बैठेंगे, क्या वो नून लीग को वोट देंगे, क्या वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएंगे, एब्सटेन करेंगे? बड़े सवालात है पंजाब के, जो मेरे ख्याल से जैसे वक्त बदलता जाएगा वैसे सामने आते हैं। क्लैरिटी उसके बाद आएगी। संधू साहब, ये जो 120-25 सिर्फ पंजाब से नेशनल असेंबली की सीट्स का फिगर दिया है राना सनाउल्लाह साहब ने, आप तो खुद टिकट्स अलॉट करने वाली कमेटी के अंदर भी हैं। ओवरऑल मुझे ये बताइएगा, वो कौन से ऐसे सर्वेज हैं सर जिनकी बेसिस के ऊपर आपको ये लगता है कि 120 से 25 सीटें जीत जाएगी PMLN पंजाब से? जी, मसद एहतराम तैमूर तालपुर भाई से, मेरा अच्छा रिश्ता, प्यार का रिश्ता उनसे, लेकिन शायद उनको पंजाब की रियलिटीज का नहीं पता। भी रिसेंटली आई वाज इन साउथ पंजाब, वहाँ पे थी हमारी ड्यूटी और सारा कुछ। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो 120, 125 सीटें हमारी सिक्योर हैं, और जिसके हमारे कैंडिडेट भी ज्यादा हैं, बल्कि हमारे पास तो टिकट देने के लिए नहीं है, मतलब कि हम ज्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सके, क्योंकि हमारे अपने पार्टी के हमें 2018 में हर जो सिस्टम था आजमा लिया गया था। इसके बावजूद भी पंजाब में हम टॉप पे थे, और सादा सीरीज नहीं थी, टॉप पे थे हम। फिर वो जो भी हुआ, जहाज चला या वट, जिस तरह से जो हुआ वो हो गया। लेकिन अब शायद ऐसा ना हो, क्योंकि वो इलेक्शन था 2 बजे तक फेयर था, उसके बाद फ्री हो गया था। अब नहीं ऐसा होगा। अब तो इनके जो अपना PTI के सदर हैं आजकल, तौरीक परवेज साहब, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा। और कल मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने फरमाया कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री होगा, इलेक्शन ठीक होगा, वरना अगर इमरान खान रहता तो इलेक्शन ऐसा नहीं होना था। तो मैं समझता हूँ पंजाब में तो बहुत कंफर्टेबल है। और हमने सर्वे कौन सा है सर? वो राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसका जिक्र किया है ना कि मुख्तलिफ सर्वे मेरी बात सुनेंगे और है बहुत, आप भी समझते हैं। उन्होंने तो ये कहीं नहीं कहा, मैं भी समझता हूँ। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, चलो गलत तो है, लेकिन उसने कहा नहीं है ये। नहीं, मैं वैसे नाम लिया है एजेंसी का। अच्छा, ये मैं तो कह रहा था आपने कौन सा सर्वे करवाया, मैं उसका पूछना चाह रहा था, जिसकी बेसिस के ऊपर पता हमने तो वो सर्वे कराया, हमने तो लोगों का सर्वे करवाया जो लोगों के पास हम खुद चल के गए हैं हर जगह पे। जो मरीम साहब ने कन्वेंशन किए हैं, उसके पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कन्वेंशन किए थे पूरे पंजाब में बतौर सदर। हम तो वो सह रहे हैं, क्योंकि हम वो मियां नवाज शरीफ लाडला सिर्फ और सिर्फ आवाम का है। और 8 तारीख को आप देखेंगे, 8 फरवरी, क्योंकि इंशाल्लाह खुशहाली का पैगंबर जो है वो मियां नवाज शरीफ ही होगा। ठीक, एक चीज़ और बता दें संधू साहब, मैं फिर यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाना है। वो ये है कि आपने कहा है कि यहाँ पे तो कैंडिडेट ज़्यादा हैं, टिकटें देने के लिए नहीं है। वो मरियम नवाज साहिबा ने खुद कहा था जब पंजाब के अंदर बात हो रही थी, परवेज इलाही साहब की हुकूमत हटी थी, हमजा साहब की आई थी, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी टिकट चली है, और उसमें से वो बहुत सारी टिकटें जो मुनहरिफ हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको देने का वादा था। तो वो अभी भी देनी है टिकटें कि खत्म, वो अब नहीं मिलेंगी, उनको टिकटें नहीं मिलेंगी? देखिए, जो वादा उस वक्त किया था, क्योंकि उन लोगों ने जो 18 लोग थे उन्होंने अपने वोट्स दिए थे। बाद में जो भी ज्यादा यासीन आजाद साहब इस पर ज्यादा अच्छी रोशनी डाल सके, हमारे बहुत सीनियर ट्रेन एडवोकेट है। लेकिन वो पार्टी का आपका मामला है सर?
नहीं, मैं कुछ और बताने लगा ना। फॉर्मर चीफ जस्टिस उन्होंने तो पूरा जो है था उसको सारा कुछ आइन ही बदल दिया था ना कि उनके वोट भी अकाउंट नहीं होंगे वहाँ पे। ऊपर उनका और फैसला था, नीचे और फैसला था। अब भी हम देखेंगे क्या कहाँ पे हम मुकम्मल है, कंफर्टेबल है, कहाँ पे नहीं है। इसलिए हमने तो पूरा प्रोसेस मुकम्मल कर रहे हैं ना। हर जगह पे कमेटीज बनी है, हर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स बने, डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स बने हैं, जाके वहाँ पे उनको उम्मीदवारों का इंफ्यूज किए जाएंगे। सर ये तो वादा था ना संधू साहब, ये तो उनके साथ कमिटमेंट थी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ वो पूरी होगी कि नहीं होगी? बाजवा साहब उस वक्त जो वादा था वो पूरा कर दिया था, उनको सबको टिकटें मिली। अच्छा वो वाली सिर्फ वो उसके बाद जनरल इलेक्शंस की टिकट्स की बात नहीं थी हुई? नहीं, वो भी जनरल इलेक्शन जो 18 लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था जिसमें 5 सीटें हम जीते थे और बाकी हमारे पास अपने हमें अपने देखिए मेरी बात सुने, हमने जो भी इनसे वादा किया उनसे भी पूरा किया था। लेकिन अब उनमें से बहुत सारे लोग, अगर आपको मैं गिनवा दूं, सिवाय एक कैंडिडेट नहीं के अलावा वो बाकी सारी जा चुके हैं तरीके से काम में। तो वो ज़्यादा नेचुरली वहां से टिकट लेंगे, हम किस तरह से उनको 2 टिकट नहीं ले सकता ना कोई बंदा। ठीक ठीक। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, इलेक्शंस के हवाले से आगे आपको जो इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि अतर मिनुल्लाह साहब ने वैसे तो 3 नवंबर को फैसला आया था मौजूद सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन कल उनका 41 सफ़ों का इजाफी नोट आया है और उन्होंने जो जिम्मेदारी पिन की है कि अवाम को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा गया। वो गवर्नर्स हैं, सदर पाकिस्तान है और इलेक्शन कमीशन है। आप इस चीज़ से अग्री करते हैं कि मतलब सदर पाकिस्तान ने एक डेट सजेस्ट की, इलेक्शन कमीशन ने मिलने से ही इनकार कर दिया, मुशावरत करने के लिए भी, और गवर्नर्स ने तो खैर उन्होंने कुछ भी नहीं किया अल्लाह के हुक्म से। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को जी हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि तमाम आइनी इदारे और हर इदारा ये प्रिज्यूम करता है कि वो जैसा ताकतवर आदमी कोई नहीं है। हमारे आइन के मुताबिक हर आइनी इदारे के अपनी हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी हदूदें हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपनी हैं, पार्लियामेंट की अपनी हैं। मेरा तो अपना जो ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा अगर जो है मेरे नज़दीक वो है पार्लियामेंट का इदारा। सही। लेकिन पार्लियामेंट के इदारे को वक्तन फ़क्तन हमने काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया। अब पार्लियामेंट का इदारा वो इदारा है जो कानून साजी करता है, लेकिन वक्तन फ़क्तन हमारी अदलिया ने भी पार्लियामेंट के मामलात में माजी में इतना बुरी तरह से इंटरवीन किया जो नहीं होना चाहिए था। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है वह कानूनी इदारा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, किसी और की नहीं है। अब अगर इदारे जिनकी अपनी आइनी हदूद मुकर्रर कर दी गई है एक दूसरे के मामलात में मदाखलत करेंगे और ये प्रिज्यूम करेंगे कि मेरा इदारा सबसे ज़्यादा सुपर है और आप उस इदारे के मुताबिक अपने आप को चलाएंगे, तो माजी में मैंने ये देखा कि हमेशा एक आइनी बहरान पैदा हुआ इदारों के गलत तरीक़ाकार की वजह से। उसमें मेरी अदलिया भी शामिल है, क्योंकि माजी में अदलिया ने जब वक्तन फ़क्तन जजमेंट दिए, जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ कि माजी में जिस तरह हमज़ा और शहबाज के हमज़ा के और परवेज़ इलाही के इलेक्शन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि 25 वोट जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। कहीं आइन के अंदर कहीं ये लिखा हुआ है कि जो वोट पड़ेगा वो काउंट नहीं होगा। 63A की ऐसे ही हमारे बाहर के इलेक्शन हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में एक ऐसा ही जजमेंट आया जिसको हम अभी फेस कर रहे हैं 2 दिन से। प्रॉब्लम ये है कि जब आइन एक तरीकाकार बताता है, जब आइन का आर्टिकल 218 से लेकर 224 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का हक है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए। हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पड़ोसी मुल्क का जो है वो इतना पावरफुल है कि उसके मामले में कोई मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा माजरत के साथ नहीं कर सकती। बड़ी माजरत के साथ आपसे समझने के लिए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, पंजाब और केपी के इलेक्शंस में भी ये मामला था कि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि ये यहाँ से ये सिक्योरिटी नहीं मिल रही, ये पैसे नहीं मिल रहे, पुलिस नहीं मिल रही, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते क्योंकि हमारी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है। अब अभी जैसे बात हो रही थी, संधू साहब भी बता रहे थे कि उनके पास कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, टिकटें कम हैं। तैमूर तालपुर साहब की पार्टी है, वो भी अपने फुल स्विंग के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन ऑन रखे हुए हैं। तीसरी एक जो बड़ी पार्टी है उसको तो जलसा करने की ही इजाज़त नहीं है अभी तक। तो इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंसिडर किया जाएगा अगर यूं ही मामला चलते रहे? देखें सर, माजी में आप देख लें
कि माजी में जितने इंतखाबात हुए हैं क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो है क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जेक्टिव की सपोर्ट के बगैर करा सकता है? नहीं करा सकता। मॉरल सपोर्ट जो लीगल सपोर्ट है वो किसने देनी है? एग्जेक्टिव ने देनी है ना। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब आइन के आर्टिकल के मुताबिक जब इलेक्शन कराने की कोशिश करता है और एग्जेक्टिव अगर उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हालात को फेस करेंगे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उनकी जिम्मेदारी है। और इसी वजह से आइन के अंदर ये आर्टिकल मौजूद है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कराने का ऐलान करता है तो एग्जेक्टिव की तमाम अथॉरिटी बाउंड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फुल सपोर्ट देने के लिए। सपोज अगर वो नहीं देते, जिस तरह आपने पंजाब की और KPK के हवाले से बात की, तो क्या अभी पूरे उस जमाने में PTI ने कोई कंटेम्प्ट एप्लीकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दी कि आपके आर्डर को नहीं माना गया? और 14 मई के हवाले से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जजमेंट आया उसने सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डाल दी कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करा सका। मैं अभी का वैसे पूछ रहा था कि जो किया ना तहरीक इंसाफ ने, तो कोर्ट्स में चैलेंज किया हुआ कि यार ये DC साहब जलसा करने तक की इजाजत नहीं दे रहे, बाकी पार्टियां करती हैं लेकिन ये करने लगते हैं दफा 144 नाफिज हो जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन का काम है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल 100% है कि पूरी हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका ये राइट है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आ गया तो कानून के मुताबिक उनको पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो पब्लिक में जाएं, पब्लिक में जाने के बाद अपना मंशूर दें, अपनी पार्टी की पॉलिसियों को सामने लेके आएँ, लोगों को बताएं। जब तक वो पब्लिक में नहीं जाएंगे पब्लिक की सपोर्ट कहाँ से उनको मिलेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो बात है। मेरा कहना यह है कि PTI हो या कोई भी जमात हो, हर जमात को पूरा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और माजी में अगर वो हुआ है तो वो गलत हुआ है, आगे भी होगा और अभी हो रहा है। जो गलत हो रहा है वो गलत हो रहा है। जरदारी साहब का एक और कल उन्होंने उनसे जब तहरीक इंसाफ की बाबत एक सवाल पूछा गया था कि क्या उनके साथ आपकी कोई बातचीत हो सकती है, या अगर उनको टोटल इलेक्शन से आउट रखा जाए तो वो कितने ऑथेंटिक होंगे रिजल्ट्स और कितना उसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। तैमूर तालपुर साहब, एक उन्होंने कहा कि पार्टी से हमें मसला नहीं, एक बंदे से मसला है, यानी इमरान खान से मसला है। मसला ये है कि उसी बंदे का नाम तहरीक इंसाफ है, इमरान खान का। क्या कहेंगे आप इस पे? और अगर उनको बिल्कुल आउट रखा जाता है तो डू यू थिंक स्टेबिलिटी आ सकती है? तैमूर साहब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि एक तो वो लोग जो 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व थे, और दूसरा उनका सरबराह इमरान खान, जो इस मुल्क के साथ, जो इस मुल्क की मईशत के साथ ज्यादती की गई, जिस तरह से कि आप किसी भी तरह लोन ना साइन इसमें खराबी डाले, इनके मिनिस्टर्स को ये अहकाम है, इनके वजीर परेशान हो गए सुबह, जिनको ये सारी चीजें पता चली, जिस तरह से किया गया बाकायदगी से, तैमूर भाई, आई एम रियली सॉरी, वो जो वाकया, तो मैं समझता हूँ इन लोगों को कंटिन्यू करें। जी आवाज कट गई थी, सॉरी, कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं समझता हूँ इन लोगों को हक नहीं रहता जो पाकिस्तान की मईशत के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की फौज के इस तरह अशद खिलाफ हो। मैं समझता हूँ उनको पाकिस्तान में जो है हक नहीं मिलता हुकूमत करने का, जिनको पाकिस्तान से प्यार ही ना हो। उसके अलावा मैं समझता हूँ PTI एज ए पार्टी होनी चाहिए, बल्ले का सिंबल आ जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए। जितना फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा, जितना आप ट्रांसपेरेंट रखेंगे इलेक्शन को, जितना बराबरी के सारी पार्टीज को मिलेगी पार्टिसिपेशन के लिए, उतना ही हमारा जो है ज्यादा क्रेडिबल होगा जो हमारा आने रिजल्ट इसका। बिल्कुल ठीक है। वो क्योंकि पिछले इलेक्शंस में तो उनको 1.5 करोड़ के करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने वोट किया था, तो अब वो सारे के सारे तो खैर नॉट इन्वॉल्व नहीं थे। एनीवेज एक ब्रेक लेनी है जी। तैमूर तालपुर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे। नहीं, महदर पंजोता साहब हमारे साथ होंगे। स्टे विद अस।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने भी प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अब मामला ये है कि आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ का यानी बल्ला बैलेट पेपर पर नहीं होगा अगर अपने पार्टी मंशूर के आइन के मुताबिक फ्री एंड फेयर और मुनसिफाना इंतखाबात 20 दिन में नहीं करा लेते। अब वो 18 दिन रह चुके हैं। अब एक मामला है इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब की पार्टी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सदर, उसके अलावा बहुत से दीगर लीडरान, ये लोग जेल में हैं। कारकुनान बहुत सारे, कुछ अंडरग्राउंड हैं, कुछ जेल के अंदर हैं, जो नेशनल काउंसिल का हिस्सा बनते हैं। करवा लेंगे आप इंतखाबात अब अगले 18 दिन के अंदर? वक्त तो काफ़ी कलील वक्त है ये। देखिए जी, सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो इसके अंदर देखने की वो ये है कि जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन का वो इटसेल्फ इतना इलीगल है, इतना बाइस्ड है। जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की गई थी, उनको जैसे इस तरह के एतराज़ात लगाए गए हैं जैसे कोई बच्चा उसको देख रहा हो, कागजात को सामने अगर ला कर रख दिया जाए और फिर कहा जाए कि ये ठीक नहीं है, तो ये फिल्मजी ग्राउंड्स थी। सबसे पहले तो हम जो अपना हक इस्तेमाल करेंगे वो ये है कि हम उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि ये एक इलीगल ऑर्डर है और उस ऑर्डर के अंदर जो गलतियां हैं, जो ग्राउंड्स ली गई हैं, वो तमाम कानून की मंशा और मुराद के खिलाफ हैं। दूसरे नंबर पे है कि इलेक्शन अगर होता है, अभी देखें जब फैसला होगा तो इलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है और इलेक्शन करने के इंतजामात जो हैं वो भी हो सकते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करवाना ये पार्टी के अंदर का फैसला है और पार्टी के अंदर इस कदर इंतजामात जो हैं वो इस तरह का कोई मसला नहीं है कि इलेक्शन ना हो सके। सही है, लेकिन वो उसमें देखें ना, वो बहुत सारे कारकुनान जो अंडरग्राउंड हैं उनको निगरान हुकूमत गिरफ्तार कर ले दोबारा कन्वेंशन के लिए बुला के, उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात साथ ये है कि अगर एक और क्लियर कर दीजिएगा, इमरान खान साहब भी दोबारा चेयरमैन होंगे या एज इन, चलें कैंडिडेट तो होंगे ना, उनके मुकाबले पे और कोई कंटेस्ट करता है इलेक्शन चेयरमैन का कि नहीं करता, वो बात की बात है, लेकिन कैंडिडेट तो होंगे वो उसमें। देखिए, खान साहब जो हैं वो इस पार्टी के फाउंडर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब है कि इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, तो इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए, बल्कि आप सारा मीडिया पूरी दुनिया देख रही है कि डे 1 से यही कोशिश हो रही है कि -1 किया जाए। तो ये जो -1 की जो साजिश है उसको हम नाकाम बनाएंगे, उसको हम लॉफुली हमने उसको फाइट किया है, हर फोरम के ऊपर फाइट किया। और अभी भी ये जो इनकी अटेम्प्ट है कि अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो खान साहब को माइनस करने का जो प्लान है उसका भी हमने अटेंड किया हुआ है, और इंशाल्लाह खान साहब ही हमारे लीड इस पार्टी के लीडर बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ब्रीफली पंजोता साहब और माजरत के साथ सिंधु साहब, यासीन साहब, क्योंकि वो अभी उन्होंने ज्वाइन किया तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछ के फिर आगे को चलता हूँ। यासीन आज़ाद साहब का ये कहना है पंजोता साहब कि इमरान खान साहब नाअहल हैं, उनकी सज़ा सेंटेंस सस्पेंड हुआ है, कन्विक्शन स्टैंड्स, सस्पेंड नहीं हुई, तो वो तो चेयरमैन बनने की भी अहल नहीं है और वो शायद इलेक्शन लड़ने की भी अहल ना हो। ये यासीन आज़ाद साहब का ओपिनियन है। देखिए जी, मैं उनके ओपिनियन की कदर करता हूं, लेकिन कानूनी तौर पर जो उन्होंने यही बात कही कि उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड हुई है, तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। टेक्निकल चीज़ों से मुराद ये है कि जब सेंटेंस इटसेल्फ सस्पेंड हो चुकी है तो एक कोर्ट की तरफ से एक ऐसी चीज़ रह गई जिसके ऊपर हमने एप्लीकेशन भी दी हुई है, और ये केस हमारा जुमेरात के दिन यानी नेक्स्ट वीक में फिक्स भी है, और इसके ऊपर तो एक फॉर्मेलिटी होनी है, तो वो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये कोई इशू ही नहीं है इनका। चलें, लेट्स सी कोर्ट से क्या मामला आता है। सिंधु साहब, -1 अगर पहले ख़राब था तो अब भी ख़राब है। अभी तैमूर तालपुर साहब बात कर रहे थे कि इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दी इदारे के ख़िलाफ़, वो आपकी पार्टी के कायद भी दे चुके हैं और बरमला दे चुके हैं, मुद्दा नाम लेके भी दे चुके हैं, नवाज शरीफ साहब वो बात कर चुके हैं। आप समझते हैं कि एक पार्टी को आउट रखना, और फिर पंजाब में आप दोनों की रेस है, तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो आपका जो कंटेस्टेंट है उसको बिल्कुल टोटल आउट रख के आप समझते हैं स्टेबिलिटी आ जाएगी? तो देखिए माजवा साहब, जो इंतजार साहब फरमा रहे हैं इस पे ऑलरेडी 2 जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की। मैं भी चलो छोटा सा एक वकील हूँ 1996 से, मियां नवाज शरीफ के केस के हवाले से, जो भी मोहतरम यासीन आज़ाद साहब फरमा रहे थे कि उनकी चेयरमैनशिप भी खारिज की इसी सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको और जो उनका सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस और कन्विक्शन, वो था एंटायरली डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 426 के लिए या जिस तरह से भी बात कर लें। दूसरे नंबर पे ख्वाहिश और कानून में बहुत फर्क है। आप देखिए, हम आज भी समझते हैं कि पीसीआई के लोगों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन उन लोगों को जो 9 तारीख के परपिट्रेटर्स हैं, 9 तारीख को जिन्होंने MM आलम का मेजर अपना क्या था
दूसरे मेजर साहब और बहुत बड़े बड़े लोग जो थे, शेरदिल और बड़े अदारे और GHQ, उन पे हमला किया। क्या उनको मैं इस वजह से इलेक्शन का ये पार्टी का ये दूसरा इजाजत दे दी जाए कि उन्होंने इलेक्शन लड़ा? कोई बात नहीं, उन्होंने कौमीदारों पे हमला किया। मेरी जाती राय ये है, इस तरह से नहीं हो सकता। मियां नवाज शरीफ को 3 दफा आपने कहा कि उन्होंने बात की, बिल्कुल बात की गुजरांवाला के जलसे में, और नाम लेके बात की, लेकिन पूरी ये नहीं कभी कहा कि पूरे अदारे के ऊपर मतलब चढ़ चढ़ो और उनकी तबाही मचा दो और उनके मुजस्मे फेंक दो। और जिनकी दुश्मन कर रहा था तारीफें मेजर शेर खान की, उसके बारे में भी उनको उठा उठा के ये बाहर फेंक रहे हैं। उनके बच्चों पे क्या गुजरी है, कौम पे क्या गुजरी है। तो ये इस हवाले से मैं ये ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन ख्वाहिश ये हो नहीं सकेगा। मेरा अपना जो वो तो डिस्टेंस भी करते हैं अपने आप को, वो कहते हैं कि हमने ये कोई एज एक ऑर्गेनाइज करके नहीं किया, लेकिन उसको वो तो कोर्ट के अंदर मामला आएगा ना, वहां पे वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उस पे अभी हमें अभी इल्जाम साबित तो नहीं ना हुआ सर किसी कोर्ट में। नहीं, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे, मैं तो बहुत बड़ी वो बात करना चाह रहा था लेकिन मैं नहीं करूंगा। अभी और बहुत सारे इनके खिलाफ अप्रूवल करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं इस वक्त पाकिस्तान की, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, वो भी इनके खिलाफ अप्रूवल बनेंगे कि कहाँ पे ये सारा कुछ होगा। और वादम आप गवाह बनेंगे और 100% बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे सर? इसकी बात कर रहे हैं सर। कौन बड़ी पोस्ट, जो बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं पहले? नहीं, अभी हैं, अभी थोड़ी देर और हैं, तो वह छोड़े इन बातों को, ये पता चल जाएगा मतलब ये क्या होता है। लेकिन पंजोता साहब से मेरा चुके ये इकराम का रिश्ते आगे लॉयर, मैं दोबारा कहता हूँ कि ख्वाहिश और कानून में बहुत फर्क है। जो यासीन आजाद साहब ने फरमाया था अबाउट रिगार्डिंग कन्विक्शन एंड सेंटेंस, वो बिल्कुल 100% वो ठीक था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के मुताबिक। सर ये जो आप कह रहे हैं बड़ी पोस्ट पे जो है, ये कोई 1 साल मजीद है इनका अभी पोस्ट पे? नहीं, उतनी देरी है जब तक नया कोई मतलब इलेक्शन होके तो नए होता नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं नवंबर 2024 तक तो नहीं है पोस्ट पे? नहीं, बहुत जल्दी। अच्छा, चलें, खैर मैं पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा इनको जो सर आप कर लें, मैं फिर यासीन आजाद साहब को मैंने उनसे ऐड कर दूं कि ये जो फरमा रहे हैं इसके अंदर सबसे बुनियादी जो चीज़ है कि हमारी एप्लीकेशन जो थी उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने नोटिस जारी किए हुए हैं और हर दफ़ा इलेक्शन कमीशन का इसके ऊपर पहले समाअतें हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो किसी न किसी हीले बहाने के साथ जो है वो दरख्वास्त ये करते हैं कि हमें एडजर्नमेंट दी जाए। दूसरे नंबर पे 9 मई की जो बात की है, कल भी मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है और कल खान साहब ने इस 9 मई के खास तौर पर जो जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि 9 मई के नाम के ऊपर जिस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्नर किया गया है, ये वाज़े तौर पर एक मेलाफेडी है, एक पार्टी के खिलाफ है। जब आप सियासी तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर आप इस किस्म के जो इल्जामात हैं वो लगाते हैं। 9 मई के ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, पहले दिन से ये डिमांड किया जा रहा है और आज भी खान साहब का पैगाम है, जो उनके वर्ड हैं वो बता रहा हूँ कि उन्होंने कल भी डिमांड किया है कि 9 मई के ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। आपके सामने है कि 9 मई ऑर्गेनाइज था, प्लान था या फिर इन हीट ऑफ मोमेंट हुआ वो सब मामला? एक लास्ट चीज, फरीद बलोच साहब ने इसके ऊपर जो फैसला दिया था, उन्होंने खान साहब की जब जमानत कंफर्म की थी 9 मई के वाकयात के ऊपर, तो उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो वाज़ेह हैं, वो सबके सामने हैं। तो जब भी जुडिशियल साइड पे ये इल्जामात आते हैं तो उसके ऊपर अबसर्ड जैसे वर्ड्स हम सुनते हैं और ऐसी फाइंडिंग्स आती हैं कि ये तमाम जो कार्रवाई है वो एक ही उसका ऑब्जेक्टिव नजर आता है कि पॉलिटिकली जब आप रूल आउट और नॉकआउट हो चुके हैं तो फिर आप इस किस्म की कार्रवाइयां करते हैं। अच्छा ठीक है। यासीन आजाद साहब, 2018 के इलेक्शंस में 1,68,00,000 से ज़्यादा PTI के वोटर्स थे, वो सारे के सारे तो हमला उन्होंने 9 मई पर नहीं किया। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा है। उसके अलावा अभी मुलजिम हैं, चालान पेश हुए हैं, अभी तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए। उससे पहले यासीन आजाद साहब ये तय कर लेना कि ये मुजरिम भी हैं और इनको इलेक्शंस में भी नहीं होना चाहिए, इस पर कानून क्या कहेगा? आप इस पर क्या राय देंगे? देखें, इमरान खान साहब के खिलाफ मेरे नज़दीक इस वक्त सबसे ज़्यादा सीरियस टाइप का जो केस है वो साइफर वाला केस है। ये अलग बात है कि फ़िलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेक्निकल ग्राउंड पे उस नोटिफिकेशन को लीगल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि प्रोसीडिंग बिल्कुल नए सिरे से होगी। फ़र्ज़ किया कल गवर्नमेंट जो है उस नोटिफिकेशन को सही करके फ्रेश नोटिफिकेशन जारी करती है कि ये ट्रायल जो है ना वहीं जेल के अंदर होगी। तो जेल के अंदर जो ट्रायल का मकसद होता है वो दरअसल ये होता है कि
किसी इम्पोर्टेंट आदमी को जब आप जेल से बाहर लेके आएंगे, अदलिया में लेके आएंगे, उस केस के अंदर जो विटनेसेस हैं उसमें जिस तरह उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी 164 का स्टेटमेंट दे चुका है, तो हुकूमत के लिए उस लीडर को भी लीगल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी और जो विटनेसेस हैं उनको भी जान की हिफाजत की गारंटी देनी पड़ेगी, उनको लीगल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। साइफर का केस अगर अपनी स्पीड से चलता है और कल कोई फैसला आ जाता है, मुझे नहीं पता कि जज क्या फैसला करेगा। अच्छा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उस केस हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो आपने देखा होगा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सेंटेंस को सस्पेंड किया तो वो बेल आउट इसलिए नहीं हो सके कि उनके खिलाफ इस केस के अंदर चालान आ गया था और दूसरे केस में पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसके अलावा भी उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है। जो पेंडिंग केसेस हैं उनकी बिना पर तो आप किसी को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर किसी केस में सज़ा हो जाए तो सूरत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। और इमरान खान साहब को इस वक्त एक केस के अंदर सज़ा है और उस सज़ा का कल जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें जो है मंडे से उसकी हियरिंग स्टार्ट हो रही है, ये लोग भी एक एप्लीकेशन दें कि हमारे केस को भी अर्जेंट हियरिंग करके अपील का फैसला कर दें। कल अपील में इक्विटल हो जाता है तो इमरान खान साहब की पोजीशन भी बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी, या मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलों का फैसला हो जाता है, इक्विटल हो जाता है, तो उनका रास्ता हर चीज़ के लिए खुल जाएगा। तो मेरा मतलब है कि लीगल जो फाइट है उसको तो अल्लाह कोर्टों ने डिसाइड करना है, मैंने और आपने नहीं करना। जी बिल्कुल। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं, एक केस में इक्विटल हुआ था मोहतरमा मरियम नवाज का और वही एविडेंस मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है। लेकिन क्या हम लोग इस बात का तस्लीम करने के लिए तैयार हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को अकामा ग्राउंड पे जो लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया, क्या वो उनके साथ ज्यादती नहीं थी? उस पर हम आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते? क्योंकि अकामा के ग्राउंड पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन की थी, लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं थी, गुंजाइश है ही नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन की थी, गुंजाइश कोई है ही नहीं है। 5 मेंबर एक नया बेंच बना था जिसने ये तय किया था कि ये डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी, वो बाद में हुआ था, डिस्क्वालीफाई किया। हाँ, वो गलत है ना सर, मेरे नजदीक वो गलत है। अकामे पे नहीं करना। जब हम बाकी सजाओं का गलत कहते हैं तो जहां अब देखें जिस तरह से हमारे नए चीफ जस्टिस आए हुए हैं उन्होंने बहुत सारे मामलात को टेकअप किया है ना, और बात जिस तरह प्रोसीजर एक्ट था वो कानून बनने से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया था। अब तो फुल कोर्ट का जजमेंट आ गया ना सर, फुल कोर्ट बैठा ना, उसने फुल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, अब वो कानून अपनी जगह एग्जिस्ट करता है ना। और अब 184(3) की कार्रवाई करने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिस तरह माजी में एक शख्स कार्रवाई करता था, अब नहीं कर सकता जब तक 2 सीनियर जजेस की उनको कंसेंट नहीं मिलेगी। वो तीनों मुतफिक होंगे या 2 और 1 से फैसला करेंगे कि ये केस 184(3) का बनता है, तो तब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। तो सूरत चेंज हुई है। उस वक्त हमारे दोस्तों ने कहा था ये कानून मेन चीज तो ये है सर, इलेक्शंस के ऊपर उन्होंने फैसला दे दिया 3 नवंबर को। मैं भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, इलेक्शंस ये इंश्योर करना कि फ्री एंड फेयर हो और सबको बराबर हिस्सा, मतलब पूरा मौका मिले उनमें पार्ट लेने का, सुप्रीम कोर्ट को इसको भी इंश्योर करना चाहिए था वैसे काजी फायज ईसा साहब को। नहीं देखें, ये पॉइंट अगर देखें नहीं, ये डिपेंड करता है जो हमारी पार्टी के लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के वक्त वो क्या डिमांड करते हैं, क्या प्रेयर करते हैं। अच्छा, मैं माजरत के साथ ये मैंने कमेंट कर दिया, रिलीफ आपने क्लेम किया है। यासीन साहब माजरत के साथ 1 मिनट आखिरी रह गया। मैं पंजोता साहब आखिरी एक उनसे मैंने सवाल पूछना था, वो फिर रह जाएगा बीच में। पंजोता साहब, ये जो यासीन आज़ाद साहब कह रहे हैं, लगता है कि यूं ही होगा। इमरान खान साहब को वो अबुल असनाद साहब ने कहा है कि आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स लाएं, उधर से आपकी पार्टी के वकला कहते हैं हम बहुत ही बड़ा इस्तकबाल कर देंगे, तो इसी को आगे निगरान हुकूमत कहेगी कि यार सिक्योरिटी थ्रेट है, हम तो जेल में ही करेंगे। देखिए जी, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने एक तरीकाकार वाज़े कर दिया है कि किस तरह से आप जेल ट्रायल कर सकते हैं। अगर उनको जेल ट्रायल मतलूब होगा तो कानून की जो तमाम शिकें हैं उनको जब वो पूरा करेंगे तो उसके बाद वो देखा जाएगा। उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि साइफर केस के अंदर जो खान साहब की गिरफ्तारी थी इटसेल्फ, वो उस पर बड़े सीरियस क्वेश्चन है कि जब आप ये कहते हैं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जब ये कह दिया कि 29 अगस्त से लेकर आज तक जितने भी नोटिफिकेशन थे और जितनी भी कार्रवाई थी वो विशिएट हो गई, तो फिर इसका मतलब है कि जितने खान साहब के फिजिकल रिमांड दिए गए, जिस के तहत खान साहब अंदर जेल के अंदर बंद रहे, 30 अगस्त
तक जो है वो तोशाखाना जो जिसमें उनको सजा हुई थी तब तक उनकी जमानत नहीं हुई थी। 30 तारीख से लेकर 15 नवंबर यानी ये जो अभी अलकादर ट्रस्ट के अंदर जो गैर कानूनी एक नई गिरफ्तारी डाली गई है। खैर सर वो दैट रिमेन्स टू बी सीन। पंजाब साहब मैं सॉरी आई एम आउट ऑफ टाइम, आपका पॉइंट आ गया, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जो आपने बात की कि कानून के मुताबिक अगर मामलात हुए तो फिर आगे ये होगा वो होगा, अदालतें लेट्स सी। पहले कानून के मुताबिक हो रहा था कि जो जेल के अंदर ट्रायल जारी था, मामला तो यही था कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इस दफ़ा भी पैदा हो सकते हैं। और आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। तमाम मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात होती है।